Hello everyone, you are welcome to my channel NM Creative Learning। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 के चैप्टर 6 द ईज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन के एनसीईआरटी बुक में दिए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं इसके नोट्स की वीडियो भी बना चुकी हूँ और एमसीक्यूज भी, आप उन्हें भी देख सकते हैं आपको क्विक रिवीजन के लिए। और अगर आप ये सारी वीडियो एक ही जगह पर चाहते हैं तो तब आप वेबसाइट पर जाइए www.nmcreativelearning.in पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं बिग क्वेश्चंस। बिग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाई इज द पीरियड दैट फॉलोड द मौर्य एम्पायर समटाइम्स कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। कि वो पीरियड जो कि मौर्य एम्पायर के बाद आया उसे कभी कभी द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कह के क्यों बुलाया जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब दोबारा से बनना, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन जब ये कोलैप्स हुआ, जब इसका डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बनने लगे जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। उन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो चलिए आंसर देखते हैं। द पीरियड after the fall of the Maurya Empire is called the Age of Reorganization because many new kingdoms emerged in different parts of India। क्योंकि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे न्यू किंगडम बनने लगे, आने लगे सामने। पहला रीजन तो हो गया ये। These kingdoms reorganize political power, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, ट्रेड, व्यापार एंड सोसाइटी। इन्होंने इन सारी चीजों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, अलग तरीके से किया। इंस्टीड ऑफ वन लार्ज एम्पायर, अब कोई बहुत बड़ा एक सिंगल एम्पायर नहीं था इंडिया में, बल्कि सेवरल रीजनल किंगडम थे, जैसे कि शुंगा, सतवाहन, चेदीज, कुशानाज, ये मेन राज्य थे, किंगडम थे। बिकेम पावरफुल, ये बड़े पावरफुल बने एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इन सभी ने इंडिया के कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट था और इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट था, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि इस समय ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा। और जो ये न्यू किंग्स आए थे, इन्होंने यहाँ की कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। फॉरेनर्स भी आए जो यहाँ पर सेटल हो गए, उन्होंने भी इसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द वैल्यूज और प्रिंसिपल्स, वो कौन सी वैल्यूज थे, कौन से सिद्धांत थे, दैट गाइडेड एम्परर्स ऑफ दैट पीरियड, जो कि उस पीरियड के एम्परर्स को जिन्होंने गाइड किया, नया रास्ता दिखाया। द रूलर्स ऑफ दिस पीरियड फॉलोड सेवरल इंपॉर्टेंट वैल्यूज। अब ये क्या थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दे रेस्पेक्टेड डिफरेंट रिलीजन्स एंड बिलीफ्स, उन्होंने विभिन्न अलग अलग धर्मों और विश्वासों का सम्मान किया। दे प्रमोटेड पीस, उन्होंने शांति, जस्टिस, न्याय, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन को बढ़ावा दिया, प्रमोट किया। दे एंकरेज ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ट्रेड, व्यापार, एग्रीकल्चर, कृषि को उन्होंने प्रोत्साहित किया। दे सपोर्टेड एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उन्होंने एजुकेशन को, लिटरेचर, साहित्य यानी कि जो कविताएं वगैरह लिखते हैं, आर्ट को, और आर्किटेक्चर होता है घर बनाने की कला, गृह निर्माण कला, तो उसको भी सपोर्ट दिया। दे वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल,
उन्होंने अपने लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर क्या होता है? भलाई या फिर कल्याण। अपनी यहाँ पीपल से मतलब है प्रजा, लोग। अपनी प्रजा की भलाई के लिए वर्क किया। कैसे किया? बाय बिल्डिंग रोड्स बनवाई, केव्स, रॉक कट, यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह बनाए गए, और टेम्पल्स और इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की सुविधाएं भी प्रोवाइड करी। इसमें देखिए, जब आप आंसर लिखते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो ये वर्ब आई है, किसका रेस्पेक्ट किया, किसको प्रमोट किया, किसको एनकरेज किया, और किसको सपोर्ट किया, किसके लिए वर्क किया, इन वर्ब को याद रखिए और आगे का हिस्सा तो खुद ही याद हो जाएगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड फॉरेन इन्वेडर्स, जो इन्वेडर्स कहते हैं आक्रमणकर्ता, जो बाहर के आक्रमणकर्ता इंडिया में आए, उन्होंने वो एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात कर लेना, यानी कि अपना लेना, इंडियन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब आप कह सकते हैं ब्लेंडिंग कह सकते हैं, और वैसे हिंदी में इसे संगम कहते हैं। कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो इंडिया की सोसाइटी में कैसे उनका आत्मसात हो गया, कैसे उन्हें यहाँ पर अपना लिया गया, और फिर कैसे उन्होंने कल्चर के कन्फ्लुएंस में, यानी कि दोनों अपने, उनकी कल्चर जो भारत से आए थे और जो इंडिया की कल्चर थी, उनका संगम हुआ, वो आपस में मिल गए। मैनी फॉरेन ग्रुप, बहुत सारे फॉरेन ग्रुप जैसे इंडो ग्रीक्स थे। अब आप सोचेंगे इसमें इंडो क्यों जुड़ा? इंडो से मतलब है इंडियन, और ग्रीक्स का मतलब है जो ग्रीस से आए थे, यूरोप से आए थे, वेस्ट से आए थे। तो वो जो एक नया यहाँ पर बन के चीज आई, नई कल्चर, तो उसे इंडो ग्रीक कहा गया। शकाज और पार्थियंस, कुशानाज ग्रेजुअली बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बन गए। अब इसमें मेन पॉइंट आप ये याद रखिए, अडॉप्टेड इंडियन लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स। इनको यहाँ पे एसिमिलेट करने की, जो यहाँ पे इतनी एक्सेप्टेंस मिली, उसकी क्या वजह थी? इन्होंने इंडिया की लैंग्वेजेस को, यहाँ के रीति रिवाजों को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट कहते हैं अपनाना। सपोर्टेड इंडियन रिलीजन्स, इन्होंने इंडिया के रिलीजन्स को सपोर्ट दिया, जैसे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। मैरिड इनटू लोकल फैमिलीज, जो यहाँ की फैमिलीज थी उनमें विवाह किए। इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल्स ऑफ आर्ट, इन्होंने आर्ट के, कॉइन्स के, आर्किटेक्चर के न्यू स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया, लागू किया। helped develop trade with Central Asia and other regions. सेंट्रल एशिया और दूसरे रीजन के साथ व्यापार को, ट्रेड कहते हैं व्यापार, व्यापार को डेवलप करने में हेल्प करे। दिस ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स क्रिएटेड ए रिच कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। इस प्रकार से जो अलग अलग कल्चर्स की ब्लेंडिंग थी, उनका मिलना था आपस में, उससे एक रिच कल्चरल हेरिटेज इंडिया में बनी। अब पेज 118 पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हैं। ऑब्जर्व द मैप, मैप को देखिए, एंड आइडेंटिफाई द मेजर किंगडम्स दैट एमर्ज आफ्टर द मौर्य एम्पायर। मैप को देख के आपको, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, इस मैप को देख के आपको बताना है, पहचानना है कि कौन कौन से मेजर किंगडम्स बने, उनको पहचानिए मौर्य एम्पायर के बाद। तो ये थे मेन किंगडम। शुंग किंगडम है, सतवाहन किंगडम, चेदी किंगडम जो कि कलिंगा उड़ीसा में था, इंडो ग्रीक किंगडम, कुषाण एम्पायर, और वेस्टर्न क्षत्रप यानी कि शकाज। ये जो अलेक्जेंडर छोड़ के गए थे अपने रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें क्षत्रप कहा गया था। दीज किंगडम्स रूल डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इन किंगडम्स ने इंडिया के अलग अलग रीजन में रूल किया, एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। और पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, विकास, प्रोग्रेस, उसमें अपना योगदान दिया। अब पेज 120 के हम क्वेश्चन को देखते हैं। What do the inscriptions of King Kharvela tell us about his rule? जो किंग खारवेला का इंस्क्रिप्शंस हैं उनके, वो उनके रूल के बारे में क्या क्या बताते हैं। द इंस्क्रिप्शन शो दैट किंग खारवेला
वॉज ए ब्रेव एंड सक्सेसफुल रूलर, वो बड़े ब्रेव थे और सक्सेसफुल रूलर थे। प्रमोटेड पब्लिक वेलफेयर, उन्होंने पब्लिक वेलफेयर को बढ़ावा दिया। बिल्ट कैनाल्स, नहरें बनाई, गार्डन्स, टेम्पल्स और पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई। सपोर्टेड जैनिज्म, जैनिज्म को सपोर्ट दिया वाइल रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन, और जबकि वो साथ साथ ही दूसरे रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट करते थे। एंकरेज म्यूजिक, डांस एंड कल्चर, उन्होंने म्यूजिक, डांस और कल्चर को प्रोत्साहित किया, एंकरेजमेंट दिया। एक्सपेंडेड हिज किंगडम थ्रू मिलिट्री विक्ट्रीज, और सैन्य जीत हासिल करके अपने राज्य को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया। अब पेज 124 पे दिया गया क्वेश्चन है यहाँ पर, वो डू द अचीवमेंट्स ऑफ द सतवाहन्स टेल अस अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। जो सतवाहन्स की अचीवमेंट थी वो हमें उनके शासन और सोसाइटी के बारे में क्या बताती हैं। द सतवाहन्स मेंटेन एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो शासन था वो बहुत ही एफिशिएंट, कुशलता उसे मेंटेन रखा उन्होंने। एंकरेज एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, उन्होंने एग्रीकल्चर और ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा दिया। डेवलप्ड पोर्ट फॉर ओवरसीज ट्रेड, क्योंकि इस पीरियड की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि नेवी बड़ी स्ट्रांग बन गई थी, तो इन्होंने व्यापार को और एग्रीकल्चर दोनों को बढ़ावा तो दिया ही, साथ में ओवरसीज ट्रेड के लिए, ओवरसीज ट्रेड का मतलब होता है जब आप समुद्र को पार करके दूसरे से व्यापार करने जा रहे हैं तो वो ओवरसीज ट्रेड कहलाएगा। तो उसके लिए पोर्ट, क्योंकि उस समय शिप थी, एरोप्लेन नहीं थे उस समय, तो पोर्ट्स आप जानते हैं शिप के स्टेशन को कहते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे पोर्ट्स को डेवलप किया। इशूड देयर ओन कॉइन्स, अपने सिक्के जारी किए। आपको कॉइन्स की स्पेलिंग आती होगी, लेकिन जारी करने के लिए याद रखिए इशू प्रयोग होता है। सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को सपोर्ट दिया। बिल्ट स्तूपाज, केव्स, रिलीजियस मॉन्यूमेंट, उन्होंने स्तूप बनवाए, गुफाएं बनवाई और धार्मिक स्मारक भी बनवाए। प्रमोटेड लिटरेचर एंड रीजनल लैंग्वेजेस, लिटरेचर को और रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया। देयर रूल ब्रॉट प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल ग्रोथ टू द डेक्कन रीजन, इनका रूल डेक्कन रीजन में प्रोस्पेरिटी यानी कि वेल्थ, समृद्धि और कल्चरल ग्रोथ को लेकर आया। अब पेज 126 का क्वेश्चन है, वाई वॉज ट्रेड इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन के एज के दौरान ट्रेड इंपॉर्टेंट क्यों था। ट्रेड प्लेड ए वाइटल रोल, ट्रेड ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बिकॉज इट इंक्रीज द वेल्थ ऑफ किंगडम्स, क्योंकि इससे किंगडम्स की वेल्थ बढ़ी। कनेक्टेड इंडिया विद सेंट्रल एशिया, इंडिया को सेंट्रल एशिया, रोम, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से कनेक्ट किया। हेल्प पीपल एक्सचेंज गुड्स, और इस चीज में हेल्प करी कि लोग चीजों का आदान प्रदान कर सकें, आइडियाज का, लैंग्वेजेस का और कल्चर्स का। एंकरेज द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड पोर्ट्स, टाउन्स और पोर्ट्स की ग्रोथ को भी इन्होंने एंकरेजमेंट दिया। क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर मर्चेंट्स, आर्टिजन्स एंड सेलर्स, इन्होंने व्यापारियों के लिए, मर्चेंट्स व्यापारी को कहते हैं, आर्टिजन्स कारीगर को कहते हैं, कारीगरों के लिए, और साथ में सेलर्स तो आपको पता ही होगा जो शिप पे ट्रैवल करते हैं, उन सब के लिए इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यानी कि जॉब क्रिएट किए, क्योंकि जब ट्रेड बढ़ा तो नेचुरली जॉब भी क्रिएट हुए। अब पेज 128, वॉट वॉज सिल्क रूट, सिल्क रूट क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वॉज इट इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। द सिल्क रूट वॉज ए नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी ट्रेड रूट्स, सिल्क रूट पहले तो ये समझिए था क्या, ये एक रूट था किसका, जो लैंड से भी कनेक्टेड था और सी ट्रेड से भी यानी कि शिप से भी। एक ये नेटवर्क था, पूरा जाल था रास्ते का, जो कि इंडिया को कनेक्ट करता था चाइना, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप। यूरोप आप समझते हैं ना कहाँ, इटली, जर्मनी, ये सब है, वहां तक इंडिया का व्यापार होता था उस समय में। इंपॉर्टेंस क्या थी, इट हेल्प इन द ट्रेड ऑफ सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स। इस सिल्क रूट ने हेल्प करी सिल्क,
यहाँ से सिल्क का ज़्यादा व्यापार होता था, मसाले जाते थे, कॉटन जाती थी, और जो हीरे जवाहरात होते हैं वो, और मेटल्स, इसके ट्रेड में बड़ी हेल्प करी किसने? सिल्क रूट ने। इट प्रमोटेड कल्चरल एंड रिलीजियस एक्सचेंजेस। इसने कल्चरल और रिलीजियस यानी कि धर्म के और संस्कृति के आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी एशियन कंट्रीज, और इसी की वजह से, इस सिल्क रूट की वजह से ही बुद्धिज्म एशिया के बहुत सारे देशों में फैल गया। आप जानते हैं अफगानिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां थी बामियान नाम की जगह पर भगवान बुद्ध की, तो वहां तक बुद्ध धर्म था। श्रीलंका में बुद्ध धर्म था, चाइना में, जापान में, अभी भी वहां के लोग बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं। थ्रू दीज रूट्स, और ये इस रूट से ही फैला था। इट स्ट्रेंगथन्ड वर्ब को जानिए, ये बनता है स्ट्रॉन्ग से। स्ट्रॉन्ग से बनता है स्ट्रेंथ, ताकत, उसमें ईएन लगाइए तो स्ट्रॉन्ग बनाना वो वर्ब बन जाता है। इट स्ट्रेंगथन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, और इसने इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को व्यापार को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। अब आगे देखते हैं पेज 130 पर। हाउ डिड ट्रेड इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर? ट्रेड ने इंडियन कल्चर को कैसे प्रभावित किया? ट्रेड इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर इन मैनी वेज। फॉरेन ट्रेडर्स विजिटेड इंडिया, बाहर के बहुत सारे व्यापारी इंडिया में आने लगे, एंड एक्सचेंज आइडियाज, और उनसे विचारों का आदान प्रदान भी होता था। न्यू स्टाइल्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कॉइन मेकिंग डेवलप्ड, तो नए प्रकार की आर्ट, आर्किटेक्चर और कॉइन बनाने की कला भी विकसित हुई। डिफरेंट रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन स्प्रेड पीसफुली, बहुत सारे अलग अलग धर्म और परंपराएं शांतिपूर्ण तरीके से फैली। इंडियन कल्चर रीच मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, इंडियन कल्चर एशिया के बहुत सारे हिस्सों तक पहुंची मर्चेंट्स के माध्यम से, और मोंक्स, भिक्षुक जो कि बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए वहां पर गए थे, उनके माध्यम से। अब पेज 132 का क्वेश्चन है, व्हाट डू द गांधार एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट टेल अस अबाउट दिस पीरियड? ये वैसे दो गांधार और मथुरा जगह भी हैं, लेकिन ये यहाँ पर जगह के रूप में कम, ये आर्ट के स्कूल से मतलब ग्रुप थे। मतलब जो मथुरा में काम कर रहे थे वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हुआ, जो गांधार में कर रहे थे, और फिर तो वो किसी जगह पे भी कर रहे थे, उस स्टाइल को इस नाम से जाना गया, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट या फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। द गांधार एंड मथुरा स्कूल्स शो दैट आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, के इस पीरियड में कला काफी आगे बढ़ी। स्कल्प्टर्स होते हैं मूर्ति बनाने वाले, मेड ब्यूटीफुल स्टैचूज ऑफ द बुद्धा एंड अदर फिगर्स, उन्होंने बहुत सारे बुद्ध के और देवी देवताओं के स्टैचू भी बनाए। गांधार आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्टाइल, जो गांधार आर्ट थी वो ग्रीक स्टाइल से प्रभावित थी। मथुरा आर्ट रिफ्लेक्टेड इंडियन ट्रेडिशन, जो मथुरा आर्ट थी उसमें इंडियन परंपराओं का प्रभाव था। बोथ स्कूल्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस लेटर इंडियन स्कल्पचर, और इन दोनों ग्रुप ने ही, जो दोनों स्टाइल थे ये आर्ट के, इन्होंने इंडिया में जो बाद में आने वाली मूर्ति कला थी उसको भी काफी प्रभावित किया, स्कल्पचर को काफी प्रभावित किया। अब पेज 135, व्हाई इज संगम लिटरेचर कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स? संगम लिटरेचर तमिलनाडु में तमिल भाषा में लिखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स क्यों माना जाता है? संगम लिटरेचर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में लोग किस प्रकार से रह रहे थे उनके लाइफ का वर्णन इस लिटरेचर में दिया गया है। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग, सोसाइटी, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड कल्चर, ये हमें उस समय के राजाओं, सोसाइटी कैसी थी, व्यापार कैसा था, एग्रीकल्चर कैसी थी यानी कि कृषि कैसी थी, और संस्कृति कल्चर कैसी थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक्सप्लेन द कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ द तमिल पीपल, तमिल के लोगों के रीति रिवाज क्या थे, उनकी आस्थाएं क्या थी, उसको भी बताता है। Helps the historians understand ancient South Indian history, और जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास की स्टडी करते हैं,
उनको प्राचीन साउथ इंडियन हिस्ट्री को समझने में हेल्प भी करता है। चलिए अब पेज 138 के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डू इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स टेल अस अबाउट द किंगडम्स ऑफ दिस पीरियड? जो इस समय के शिलालेख हैं, जो खोद कर लिखे गए थे, कॉइन्स हैं, वो इस पीरियड के राज्यों के बारे में हमें क्या बताते हैं? इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स हेल्प हिस्टोरियंस नो अबाउट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड किंगडम। राजाओं के और उनके राज्यों के नाम पता चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कैसा था, गवर्नेंस कैसी थी, रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, ट्रेड कैसा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या चल रही थी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स उस समय जो मेन घटनाएं हुई और अचीवमेंट्स रही, उनके बारे में पता चलता है। पेज 140 से, हाउ डिड डिफरेंट कल्चर्स कम टुगेदर ड्यूरिंग द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन? रीऑर्गेनाइजेशन के पीरियड में अलग अलग कल्चर एक साथ कैसे आ गई? डिफरेंट कल्चर्स केम टुगेदर बिकॉज फॉरेन रूलर्स सेटल्ड इन इंडिया, क्योंकि जो विदेशी शासक थे वो इंडिया में ही बस गए। ट्रेड कनेक्टेड इंडिया विद मैनी कंट्रीज, व्यापार ने इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज से जोड़ दिया। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म स्प्रेड टू न्यू रीजन्स, और ये तीनों धर्म अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस वन अनदर। ये सब चीजें, आर्ट, आर्किटेक्चर, भाषाएं, परंपराएं, सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। दिस कल्चरल इंटरेक्शन क्रिएटेड ए रिच एंड डाइवर्स इंडियन हेरिटेज। इस कल्चरल इंटरेक्शन से, यानी कि आदान प्रदान से, एक बहुत ही अच्छी और विभिन्नता लिए हुए इंडियन हेरिटेज का निर्माण हुआ। अब कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, यहाँ पर उनकी समरी है। मैनी रीजनल किंगडम्स एमर्ज आफ्टर द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद बहुत सारी रीजनल किंगडम आई। ट्रेड एक्सपैंडेड थ्रू लैंड एंड सी रूट्स। लैंड के रास्ते, सी के रास्ते व्यापार बढ़ने लगा। द सिल्क रूट कनेक्टेड इंडिया विद मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट ने इंडिया को बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट से कनेक्ट कर दिया। गांधार एंड मथुरा बिकेम फेमस सेंटर्स ऑफ आर्ट। मथुरा और गांधार ये आर्ट के फेमस सेंटर बने। संगम लिटरेचर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ इंडिया। जो संगम लिटरेचर है वो साउथ इंडिया के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स आर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज। जो उस समय के शिलालेख हैं, जो खुदे हुए पत्थरों पर, मेटल पर लिखे हुए मिले हैं, सिक्के मिले हैं, वो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। डिफरेंट कल्चर्स ब्लेंडेड टू रिच एंड रिच इंडियन सिविलाइजेशन। अलग अलग तरह की जो कल्चर थी, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से जो लोग आए थे, उनके आने से, उनके मिक्सअप होने से जो इंडियन सिविलाइजेशन थी वो काफी रिच बनी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए और मेरी नई वीडियो का वेट करिए। थैंक यू, बाय बाय।